सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आपके ये सेकेंड ईयर का BANS 184 जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान है, ये जो टॉपिक है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्ट जाके वहां से विजिट करके देख सकते हो कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। हम उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आ जाते हैं महामारी विज्ञान के कारक परिणामों पर प्रकाश डालिए। ये आपका क्वेश्चन है। एक प्रभाव मापन के रूप में कारक परिणाम का जो परिभाषित किया जाता है कि महामारी क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो महामारी विज्ञान, ठीक है। तो महामारी विज्ञान से हमारा अभिप्राय यह है कि जब कोई बीमारी लंबे समय से लोगों पे आघात पहुंचाए या फिर लोगों को क्षतिग्रस्त करे। क्षतिग्रस्त का मतलब होता है मतलब उनके जान संबंधित से हानि हो, जिसके तहत हमें ये देखने को मिले कि उसकी यह अवधारणा लोगों को और ज्यादा पीड़ित अवस्था के रूप में लेके जा रहा है और वह बीमारी अचानक से तेजी से पूरे आसपास के वातावरण पूरे क्षेत्र में फैलने लगे, तो वो हमारा उस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका कोरोना भी था, अचानक से पूरे विश्व में फैल गया और उसके कारण पूरे विश्व के बहुत से लोगों की मृत्यु होने लगी, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, ये हमारी महामारी बीमारी के रूप में देखा गया, ठीक है। अब उसके बाद महामारी विज्ञान यानी कि जब हम किसी महामारी पर पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्थाओं के रूप में हम अध्ययन करने लगते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करने लगते हैं, तो वो हमारा महामारी विज्ञान कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि ये जो महामारी होता है हमारे, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिन बॉर्डफोर्ड हिल के अनुसार। ऑस्ट्रिन ब्रॉडफॉल हिल जो है, इनके द्वारा 1965 में इन्होंने प्रसारित किया कि महामारी विज्ञान संघर्ष का एक तय रूप में देखा जाता है। 9 बिंदु मानदंड प्रस्तारित रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। निर्धारित रूप में देखा जाए तो महामारी जो आपका देखने को मिलता है कि हमें क्या करता है, महामारी विज्ञान जो है आपको कौन कौन सी व्यवस्थाओं के रूप में फैलता है। तो पहले आता है कि शक्ति, ठीक है। अगर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो शरीर है अगर मजबूत ना हो, यानी कि उस शरीर में शक्ति ना हो, तो वो बीमारी का बोल सकते हो शिकार हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम देखे थे कि कोरोना में आपके उन्हीं लोगों को कोरोना ज्यादा हुआ था जो मतलब जिनका बीपी से संबंधित या फिर अस्थमा से संबंधित या फिर बोल सकते हो कि दिल से संबंधित कोई रोग था। एम आई राइट? ऐसा ही था ना, ठीक है। तो इसको कि हम हमारी शक्ति जो हमारे शरीर का है वो कमजोर हो तो कोई बीमारी हम पर आघात पहुंचाता है, यानी कि चोट पहुंचाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है संगति। अगर कोई बीमारी पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि वो जोखिम ग्रस्त हो, यानी कि जोखिम से भरपूर हो, तो वो बीमारी एक दूसरे से फैलते हुए नजर आता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आकस्मिक रूप में क्या होता है, एक दूसरे के संगति से आने से भी कोई बीमारी फैलने लगती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कोरोना देख सकते हो, ठीक है, चेचक देख सकते हो, चिकनगुनिया हो गया, ये भी हमारा कहीं ना कहीं हमारे आसपास के वातावरण से हमें बहुत ज्यादा प्रसारित होता है, ठीक है। अब उसके तत्पश्चात हमें विशिष्टता, यानी कि कोई बीमारी विशिष्ट रूप में देखने को मिले कि कोई व्यवस्था पूर्ण रूप से हमें संपर्क में होकर हमारे संगति के रूप में विशिष्ट तरीके से हो कि उस बीमारी का एक बोल सकते हो कि एंटीडोट या फिर बोल सकते हो वो बीमारी बहुत ज्यादा घातक हो, तो उस स्थिति में भी मनुष्य के जीवन पर वो बीमारी हावी हो सकता है या फिर हावी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला आ जाता है रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति की बात कर ले तो हमारा जो प्रकृति है, कोई भी बीमारी हमारे प्रकृति में तभी तत्पर रूप से वो फैल सकता है जब हमारा प्रकृति है
वो रसायन तत्वों का अत्यधिक समावेश हो। अब देखो जैसे कि आज बात कर लेते हैं कि कोरोना के जो इम्यूनिटी सिस्टम जो वाले कमजोर व्यक्ति थे उन पर कोरोना बहुत ज्यादा हावी हुआ था। ठीक है, तो वो रासायनिक बोल सकते हो प्रकृति या फिर बोल सकते हो रासायनिक तत्वों का उनका खाना पीना जो था वो बहुत ज्यादा खराब था। ठीक है, जिसके कारण वो क्या है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम खराब होती गई। तो महामारी विज्ञान के कारणों की बात कर ली जाए तो जिसके कारण हमारा महामारी विज्ञान फैलता है, तो ये आपके महत्वपूर्ण कारण हैं। ठीक है, यानी कि शारीरिक मतलब बोल सकते हो ह्यूमिनिटी यानी कि आंतरिक क्षमता का कमजोर होना भी मतलब किसी बीमारी को फैलने का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण रूप से महामारी विज्ञान के कारणों को परिणामित करने का जो आपका कारक है, ये आपके कारक थे, जिससे हमने ये पता चला कि महामारी विज्ञान के जो कारण है जिसके कारण महामारी विज्ञान फैलता है या फिर महामारी विज्ञान की स्थिति देखने को मिलती है, तो ये आपका कारण था। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम से वैल्यूएबल क्वेश्चन है। स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए इसकी अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। स्वास्थ्य शब्द सुनने में ही हमें ये देखता है कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, यानी कि जो ये शब्द है सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि मनुष्य को आनंद, यार ये वो स्वस्थ है। हम स्वास्थ्य से संबंधित करते हुए सीधा हमारे माइंड में क्या थिंकिंग आता है कि वो मनुष्य स्वस्थ है। स्वास्थ्य जो व्यवस्था रूप में देखा जाता है कि जो स्वास्थ्य शब्द जो है वो आपका देखने को मिलता है शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में देखने को मिलता है, कि हमारा जो विचार जाता है सीधा यही जाता है कि जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में देखने को मिलता है, कि जब एक मनुष्य पूर्ण रूप से अपनी शारीरिक क्रियाओं में स्वस्थ हो वो आपका स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे कि वो किसी भी शारीरिक क्रियाओं से मतलब पीड़ित ना हो, जैसे कि उसके पैर वैर सब बढ़िया हो, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। ठीक है, तो वो आपका स्वास्थ्य कहलाता है। तो ये आपका हमारा शारीरिक क्रिया के रूप में स्वास्थ्य है। ठीक है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार स्वास्थ्य सामाजिक व्यवस्थाओं का एक स्वरूप है, यानी कि समाज में मनुष्य जो रह रहा है उस मनुष्य का सभी प्रकार से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। अब जैसे कि आपका देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य की अवधारणा की बात कर ली जाए तो यहाँ पे स्वास्थ्य का अर्थ शरीर को सिर्फ बीमारी से मुक्त ना करना, यानी कि स्वास्थ्य का सही अर्थ है बस इतना ही नहीं कि शरीर से सिर्फ बीमारी का मतलब ना होना ही स्वास्थ्य है, ये ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ मतलब ये है कि अवधारणा, देखो अवधारणा का मतलब यानी कि कुछ मनुष्य कहते हैं कि जो स्वास्थ्य का अर्थ है ना शरीर से सिर्फ बीमारी का मुक्त होना, यानी कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है ना, वही स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि जो फर्स्ट अवधारणा है जिसमें हम देखेंगे कि मनुष्य सिर्फ बीमार शरीर के बीमारी से मुक्त हो ये स्वास्थ्य नहीं कहलाता, अपितु मनुष्य अपने रोजमर्रा के जीवन में पूर्ण रूप से वो किसी भी कारणवश डॉक्टर के पास उसे ना जाना पड़े, रोगग्रस्त ना हो और उसकी जो स्वास्थ्य क्रिया हो वो बेहतर तरीके से कार्य करे, वो हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। अब यहाँ पे स्वास्थ्य की अवधारणा यानी कि अलग अलग परिभाषा बताया जा रहा है। ठीक है, अब स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ रोग सेवा से उपलब्ध नहीं, यानी कि स्वास्थ्य का अर्थ है कि यानी कि जो रोग होते हैं उसकी फैसिलिटीज हो, इस ये स्वास्थ्य नहीं कहलाता। स्वास्थ्य का अर्थ है कि बेहतर उपचार होने के लिए अस्पताल औषधियाँ पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सुविधा, तथा बोल सकते हो कि बचाव संरक्षण या फिर बोल सकते हो कि सुरक्षा संबंधित संरक्षण, ये आपका स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज हमारे आसपास के वातावरण में रहता है, तो हम एक स्वास्थ्य की अवधारणा के रूप में यानी कि स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट, परिभाषा संबंधित स्वास्थ्य। परिभाषा संबंधित स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो मनुष्य अपने संसाधनों से संबंधित, अपनी व्यवस्थाओं से संबंधित भी स्वास्थ्य रह सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन सभी तरीकों से चुस्त दुरुस्त होना ही आपका स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरीके से वो अगर बेहतर है, वो स्वस्थ है, तभी आपका स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके स्वास्थ्य की अवधारणा थी जिसमें हमने देखा
कि मनुष्य की जो स्वास्थ्य क्रिया है वो मात्र इन सभी कारकों पर निर्भर ना करके मनुष्य के जो ये क्रिया है जिसके अंतर्गत भाई बीमारी से हमारा शरीर मुक्त ना हो, ऐसा नहीं कि वो स्वास्थ्य है। हमारा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ये कहलाए कि भाई हम डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, वो हमारा स्वास्थ्य है। किसी भी कारणवश हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कोई मनुष्य अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, इट मीन्स कि वो स्वस्थ है। ठीक है, तो वो भी आपका ये है, तो ये आपका स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए इसकी अवधारणा। अब अवधारणा तो हमने बात कर लिया, अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय ये है कि स्वास्थ्य जो शब्द है, इसका जो हमारे मन में जो छवि उत्पन्न होता है, जो इमेज उत्पन्न होता है, वो हमारा यही सिंप्लीफाई में उत्पन्न होता है कि मनुष्य अपने बेहतर जीवन में पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक इन सभी क्रियात्मक तरीके से वो स्वस्थ हो, तभी वो आपका स्वास्थ्य कहलाता है। और तथा इन सभी कार्यों के अनुसार, इन सभी व्यवस्थाओं के अनुसार वो अपने जीवन को बेहतर कर सके, सक्षम कर सके, वो हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बता, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकोप क्या है? प्रकोप की जांच विभिन्न चरण बताइए, यानी कि प्रकोप की जांच कैसे कर सकते हैं उसके विभिन्न चरण बताने हैं। ठीक है, तो प्रकोप की जांच के विभिन्न चरण, ये पहली बात तो यह कि प्रकोप क्या होता है। देखो, कोई भी व्यवस्था जो पूर्ण रूप से अचानक से हमारे क्षेत्र पर हावी हो जाए, ठीक है, और मानव उससे घबराने लगे, मानव के जो जीवन है ना वो उथल पुथल हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा प्रकोप कहलाता है। जैसे कि हमारा प्राकृतिक प्रकोप भी होता है, ठीक है, तो वैसे ही आपका बोल सकते हो कि मानव के द्वारा कुछ ऐसे प्रकोपों को देखे जाते हैं या फिर महसूस किए जाते हैं, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि उन व्यवस्थाओं के कारण मानव का जो जीवन है ना, उसके जो दिनचर्या है वो पूर्ण रूप से मतलब बदल जाता है, और उसका बोल सकते हो उथल पुथल हो जाता है उसका दिनचर्या। तो ये देखने को मिलता है कि वो हमारा प्रकोप कहलाता है। ठीक है, और ये प्रकोप हमारे आसपास के वातावरण में ही उपलब्ध होता है, जिसके हम उन आसपास के वातावरण से हम प्रकोप को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके विभिन्न चरणों की बात कर लेते हैं। तो प्रकोप एक वस्तु रूप में स्थापना करने का एक निश्चित रूप में अवधि है, यानी कि प्रकोप है ना भौगोलिक क्षेत्र व्यवस्था के अनुसार भी हो सकता है। ठीक है, हमारे यानी कि भौगोल, यानी कि बोल सकते हो कि हमारे आसपास के वातावरण के रूप में भी हमारा एक प्रकोप की छवि देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, कई बार बाढ़ आ जाती है, बड़े पैमाने पे किसी गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ जाती है, तो उस बाढ़ के कारण क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक अपना प्रकोप दिखा रहा है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सूखा पड़ जा रहा है, तो अब ये क्या होता है, हम क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक अपना प्रकोप दिखा रहा है, यानी कि अपना बदला दिखा रहा है। तो यानी क्या है कि मानव जिस व्यवस्था के रूप में अचानक से भयभीत होने लगे, मानव का जीवन उथल पुथल होने लगे, मानव की जो जो जीवनचर्या है यानी कि दिनचर्या है वो धीरे धीरे अब खराब होने लगे, तो उस स्थिति में उसे प्रकोप कहलाता है। और प्रकोप के कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ने लगता है, मानव की सुरक्षा खतरे में पड़ने लगता है, तो वो आपका प्रकोप कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? हम बात कर लेते हैं इसके सब हेडिंग की, प्रकोप की जांच कैसे कर सकते हैं। प्रकोप की वस्तु स्थिति, यानी कि प्रकोप की वस्तु स्थिति से हम पता कर सकते हैं कि प्रकोप किस तरीके का है, यानी कि उसका स्थान कहाँ पे है भाई। उसका स्थान की बात कर ली जाए तो प्रकोप कहाँ से आया है, उसका स्थान, उसका भौगोलिक स्थिति क्या है, तो इस तरीके से हम प्रकोप की जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो ये आपका पहला कारण है। उसके बाद नैदानिक, उसके बाद ये पहला दूसरा कारण है नैदानिक। जैसे कि बात कर लेते हैं, तो हम प्रकोप के जो रिपोर्टिंग व्यवस्था है, ठीक है, जो रिपोर्टिंग करते हुए हम प्रयोगशाला के रूप में क्या है कि उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। प्रयोगशाला में जो रिपोर्टिंग करते हुए उसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, रोगियों का निरीक्षण करते हुए, रोगियों का हम मतलब बोल सकते हो कि देखभाल देखभाल करते हुए उसके बारे में हम जान पाते हैं, तो ये आपका प्रकोप कहलाता, प्रकोप के जांच का कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि मापदंड के अनुसार, मापदंड के अनुसार यानी कि मेजरमेंट, मेजरमेंट के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रकोप के बारे में जान पड़ताल करेंगे। अब ये प्रकोप यानी कि भाई कब कब हुआ, परिभाषा के रूप में देखा जाए तो समय कब था, स्थान कब था, व्यक्ति कौन था, व्यक्ति की भाई बीमारी कौन सी थी, भाई व्यक्ति बुजुर्ग था या उसका उम्र कौन सा था, वो लड़की थी या लड़का था। ठीक है, ये सारे का है आपका मापदंड के आधार पर हम प्रकोप की जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रकोप क्या है, जब कोई बीमारी अचानक से हमारे ऊपर हावी होने लगे और वो बीमारी उथल पूरे दिनचर्या का, पूरे मनुष्य का जो है उथल पुथल कर दे जो जीवन, वो आप, हाँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम अगला करते हैं वर्णात्मक व्यवस्था के अनुसार। वर्णात्मक व्यवस्था के अनुसार देखेंगे
कि वर्णात्मक व्यवस्था यानी कि महामारी जो आया है, कोई भी बीमारी हमारे समय हमारे स्थान पर कोई भी बीमारी लोगों को क्या कर रहा हावी कर रहा है, तो भाई हम ये देखेंगे कि मतलब जहाँ पे वो हावी हुआ है, तो लोगों के द्वारा उनके राय लेंगे, यानी कि उनका वर्णन मतलब सुनेंगे, उनका जो किस तरीके से वो हर एक चीज को बता रहे हैं कि भाई ये बीमारी कैसे फैली, इस बीमारी को फैलने का कारण क्या था। ठीक है, तो इसे बोला जाता है वर्णात्मक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम प्रकोप की जांच कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि एक पुलिस ही है, पुलिस किसी मतलब मुजरिम वगैरह को स्टडी क्यों करता है कि हाँ भाई ये कब कहाँ से हुआ कैसे किया, पता करने के लिए ना, जांच पड़ताल करने के लिए ना। तो हमारा क्या प्रकोप का जांच करने का ये एक तरीका है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है भौगोलिक व्यवस्था का जो यहाँ पे स्वरूप दे दिया दिया गया है। तो यहाँ पे स्वरूप के आधार पर देखा जाए तो प्रकोप का हम स्वरूप देखेंगे भाई कि वो उसका स्वरूप क्या है, भाई वो कितने लोगों को हानि पहुंचाया है, कितने लोगों को हानि पहुंचाया है, तो उन लोगों का जो करेक्टर क्या है, करेक्टर यानी कि मतलब स्टेटस क्या है, लाइक डेट की जैसे बात कर लीजिए, वो कितने उम्र का लोग, कितने मतलब उम्र के लोग मरे, किस किस कैटेगरी के लोग मरे, ये क्या है, आपका स्वरूप के आधार पर हम जांच कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोरोना का भी देखा कि भाई कोरोना भी आया था, तो भाई कितने लोगों की मृत्यु हुई, ज्यादातर बुजुर्गों की मृत्यु हुई। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है स्वरूप के आधार पर, जैसे कि आपका शराब हो गया, ठीक है, तंबाकू हो गया, ये सब भी हमारा एक बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण व्यवस्था देखा जाता है प्रकोप को लाने का। क्यों, क्योंकि ये भी अचानक से आ जाता है और मनुष्य का जो जीवन है उथल पुथल कर देता है। अब जैसे कि कोई शराब पी रहा, भाई उसके घर में शराब के कारण उसकी मृत्यु हो गई, भाई परिवार बिल्कुल टूट के बिखर जाता है। तो ये भी तो एक प्रकोप के ऊपर ही हो गया ना उनका। वो अलग बात है कि भाई एक परिवार के ऊपर हो गया वो प्रकोप। क्लियर है? तो ये था आपका प्रकोप का जांच पड़ताल करने का तरीका, जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास का पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ के इस तरीके से पूछेगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं तथा इसके उत्पत्ति और विकासों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, लिख लो इसे, मतलब स्टार कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य। महामारी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए, ठीक है, इतिहास में अलग अलग व्यवस्थाओं का स्वरूप तैयार किया गया था। यानी कि महामारी कोई बीमारी है उससे रोकने के लिए इतिहास में अलग अलग स्वरूपों को व्यवस्थाओं का तैयार किया गया, ताकि सार्वजनिक रूप में कोई भी बीमारी हमारे ऊपर हावी ना हो सके। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया गया। यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो हमारे समाज में सभी लोगों का स्वस्थ होना ही आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। वो हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक जो आर्थिक, शारीरिक और तथा आपका मानसिक सभी प्रकार के व्यवस्थाओं के अनुसार उनका सर्वांगीण स्वास्थ्य ही आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। सर्वांगीण का मतलब होता है ऑलराउंडर हेल्थ, ऑलराउंडर बोल सकते हो वेल्थ, हेल्थ नहीं वेल्थ। ठीक है, वो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्लियर हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या कहलाता है? अब उसके बाद देखा जाता है कि यहाँ पर हिप्पो और क्रैक्टस जो एक यूनानी चिकित्सक थे, हिप्पो एंड क्रैटस जो आपके यूनानी चिकित्सक थे, चिकित्सक यानी कि बोल सकते हो कि भाई डॉक्टर्स के रूप में थे। तो इन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो आंकड़े हैं वो महत्वपूर्ण रूप से हम अपने वातावरण की स्थिति में देख सकते हैं। अगर हमारा वातावरण पूर्ण रूप से आपका स्वस्थ हो तो हम अपना सार्वजनिक स्वास्थ्य देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका मानना था। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य में आपका देखने को मिला कि उसका विकास कैसे कर सकते हैं, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं भाई, उसके विकास पर एक लेख लिखना है। तो पहला आप पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें लिख लीजिए सभी स्टूडेंट, स्वास्थ्य में जागरूकता। स्वास्थ्य में ठीक है, तो स्वास्थ्य में जागरूकता की बात कर लेते हैं। जब हम पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने चिकित्सा को लेके हम सभी व्यवस्थाओं के अनुसार जनसंख्या में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, उसका विकास होगा या नहीं होगा? होगा ना?
तो ये आपका स्वास्थ्य में जागरूकता है, ठीक है? जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आज स्वास्थ्य में जागरूकता हम अपने आसपास के वातावरण में पूर्ण रूप से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका पहला पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट की। उत्तम चिकित्सा, उत्तम चिकित्सा, उत्तम चिकित्सा आपका सेकंड पॉइंट था। अब जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भाई हमारा जो बोल सकते हो गुड फैसिलिटीज हो, यानी कि बोल सकते हो हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो है वो बेटर हो, तभी हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य हमारे समाज में सभी मनुष्य को स्वस्थ होना ही आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो हमारे आसपास के वातावरण में भाई उत्तम चिकित्सा फैसिलिटीज होना चाहिए, तभी हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, स्वास्थ्य में शिक्षा की भूमिका। स्वास्थ्य में शिक्षा की भी भूमिका देखने को मिलता। शिक्षा की भूमिका, ठीक है? तो शिक्षा में भूमिका से हमारा अभिप्राय ये है कि जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि भाई पढ़ा लिखा इंसान हर चीज का ज्ञान रखता है। तो बहुत बार आप लोग देखा होगा कि आज हम जो पढ़े लिखे लोग हैं भाई हर एक मेडिसिन के बारे में जानते हैं भाई। मतलब बीपी का हो गया, बहुत सारे लूज मोशन का हो गया, बोल सकते हो कि आपका फीवर का हो गया, आपका हेडेक का हो गया, आपका बोल सकते हो कि वॉमिटिंग का हो गया। ये सारे हम आजकल कॉमन है, ये मेडिसिन सभी को जानते हैं। ये कौन जान पाया? अगर अशिक्षित लोगों को देखा जाए तो वो भी जानते हैं, चलो ठीक है जानते हैं, लेकिन क्या वो ये पता कर पाते हैं कि इनमें कितनी मतलब एमजी की है सब चीजें? वो चलो ठीक है कि कुछ मतलब होते हैं पुराने जमाने के लोग, वो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन स्वास्थ्य में जो शिक्षा में भूमिका है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाई हम क्या है, अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज करके हम बोल सकते हो कि आपका हम पता कर पाते हैं कि हाँ भाई आज हमारा क्या बीपी, मतलब हर घर में आपका बीपी की मशीन होती है। बोल सकते हो कि आपका फीवर चेक करना थर्मामीटर होता है। ये सारा चीज आप अपने घर में ये इक्विपमेंट्स देख सकते हो। तो क्या है, ये तब कब पॉसिबल हो पाया? जब भाई आप शिक्षित हो, ठीक है? तो अब आप शिक्षित हो तो आप ये भी जानते हो कि भाई हमें मतलब हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बेहतर है, उसके बारे में सोचना हमारा एकमात्र लक्ष्य के रूप में होना चाहिए। तो 19वीं शताब्दी के बाद जिस तरीके से लोगों ने अपने सिद्धांतिक व्यवस्था के रूप में जब जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को विकसित किया और अपने स्वास्थ्य के प्रति और तथा अपने बोल सकते हो कि अपने जीवन में शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया, जिसके कारण स्वास्थ्य में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका के कारण हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है राजनीति के प्रति स्वास्थ्य, यानी कि राजनीति के प्रति स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। अगर यानी कि सॉरी सॉरी यहाँ पे राजनीति के प्रति नहीं, स्वास्थ्य के प्रति राजनीति, ठीक है? स्वास्थ्य के प्रति राजनीति की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति राजनीति ये आपका फोर्थ पॉइंट है। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर हम स्वास्थ्य जो हमारा राजनीति है वो स्वास्थ्य को लेकर, हमारे हेल्थ को लेकर किसी भी तरीके का निर्णय या फिर फैसला लेने में सक्षम हो, तो हम देख सकते हैं कि हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब बात कर लेते हैं जो राजनीति है। भाई वो ये ध्यान रखें कि हमारे समाज में लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उन लोगों की मृत्यु के लिए हम स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था का बेहतर सुविधा करेंगे, हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, स्वास्थ्य के प्रति जो राजनीति है उसके कारण क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और उसका विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो स्वास्थ्य में पर्यावरणीय भूमिका। स्वास्थ्य में क्या है, पर्यावरणीय भूमिका। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि स्वास्थ्य में पर्यावरण की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम भाई जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, अगर वो पर्यावरण पोल्यूटेड है तो आपको क्या लग रहा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देख सकते हैं। अब जैसे आपने बाईपास देखा है, बाईपास किसने देखा है? बाईपास दिल्ली में जो बाईपास है, कूड़े का जो पहाड़ है। अब ये बताओ कि वहां वहां के आसपास के लोग, लग रहा है कि वो स्वस्थ होंगे? चलो उनकी तो छोड़ो, हमारे दिल्ली के लोग ही स्वस्थ हैं? चेक करवाओगे तो 3 में से 1 जने का बीपी पाएगा या अस्थमा की बीमारी पाएगी, लीवर से संबंधित उसको रोग पाएगा। 3 में से 1 लोग, हर एक तीसरे बंदे में से पहला एक बंदा बीमार होगा स्वास्थ्य को लेके। तो क्या है, अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो, सो वो बोल सकते हो कि उसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन प्रदूषण ना हो,
पर्यावरण पूर्ण रूप से आपका बोल सकते हो कि आपका देखने को मिलता है कि वो पोल्यूशन फ्री हो, तो हमारा क्या है, हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं। जिस पर्यावरण में अगर पर्यावरण मतलब किसी प्रकार से दूषित ना हो, चाहे आपका बोल सकते हो पानी से संबंधित, वायु से संबंधित या फिर मिट्टी से संबंधित, तो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य निश्चित रूप में देखा जा सकता है। इसी कारण इन सभी कारणों से हम अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति देख सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं। तो ये आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर एक लेख लिखिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, हमारा ये आप क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवहार के सिद्धांतों और मॉडलों पर प्रकाश डालिए। ये आपका क्वेश्चन क्या है? देखो, व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी कि बोल सकते हो पर्सनल हेल्थ, यानी कि पर्सनल वेल्थ। पर्सनल हेल्थ और वेल्थ जो देखा जाए तो यानी कि जब हम एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप में स्वस्थ हो, वो आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं अभी हूँ, मैं पूर्ण रूप से अपना शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तथा बोल सकते हो सामाजिक, इन सभी प्रकारों से मतलब निर्गुण हूँ, या फिर बोल सकते हो कि स्वस्थ हूँ, तो वो आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मानव के व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवहार के सिद्धांत, यानी कि जो मानव है ना, उसके कुछ व्यक्तिगत स्वास्थ्य के व्यवहार है ना, वो हमें देखने को मिलता है, तो हम उन पर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधित अनुसंधान के अनुसार 1949 से लेकर 1950 के दशक में जो बात रही है, जो केंद्र रूप में रहा है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रूप में देखने को मिला है। उस समय से लेके अब तक मनुष्य अपने स्वास्थ्य को लेके धीरे धीरे और ज्यादा विकसित हुआ है। अगर आज के टाइम की बात कर ली जाए तो मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को और ज्यादा स्वस्थ रूप में देखने का प्रयास करता है। ठीक है, पिछले 20 वर्षों के रूप में आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जो स्वरूप है, वो दिन प्रतिदिन उनके जो मॉडल है, उसके जो स्वरूप है, उसके जो सिद्धांत है, वो बदलते हुए आ रहे हैं। सिद्धांतों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो आपके बोल सकते हो ट्रांस सैद्धांतिक मॉडल आता है, और उसके बाद बोल सकते हो कि स्टेज ऑफ चैंड स्टेज ऑफ चेंज मॉडल के रूप में आता है। एक है बोल सकते हो ट्रांस सैद्धांतिक मॉडल, एक होता है आपका स्टेज ऑफ चेंज मॉडल के रूप में आता है। इट मीन्स कि जब हम अपने बोल सकते हो कि ट्रांस सैद्धांतिक मॉडल की बात कर ले, तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने आसपास के वातावरण को देख के अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। ठीक है, अब उसके बाद स्टेज ऑफ चेंज मॉडल, यानी कि जब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, भाई उस वातावरण के अनुसार ढल के हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, और रियल में ये है। अगर मान लो कि कश्मीर में कोई बंदा है, उसे ठंड में रहने की आदत, तो ठीक है, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये राजस्थान में चला जाए, रेगिस्तानी एरिया में चला जाए, भाई उसकी गर्मी बर्दाश्त ना हो रही है, तो उसका स्वास्थ्य क्या है? इट मीन्स कि क्या है कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, स्टेज चेंज ऑफ मॉडल ये कह रहा है। ठीक है, तो ये आपके दो सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के जो मॉडल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, एक पहला पॉइंट आ जाता है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। एक बीमारी जो गंभीरता रूप में एक व्यक्ति के रूप में, उसके संवेदनशील व्यवस्था के रूप में, यानी कि उसकी जो भावना है उसके रूप में क्या है, वो पूर्ण रूप से क्या कर रहा है भाई, आपका पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है कि वो उस व्यवस्था के अनुसार, उसकी जो व्यवस्था है वो उसके स्वास्थ्य को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो ये स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है। ठीक है, जिसमें मानव अपने मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के अनुसार भी अपने आप में अब स्वास्थ्य अगर उसके पास नहीं है या फिर वो स्वस्थ नहीं है, तो वो क्या है भाई, उससे घिरा हुआ है, वो अपने आप को विकसित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है। अगर मनुष्य एक दूसरे पर मतलब बोल सकते हैं कि उसकी इंद्रियां, उसकी जो कोशिकाएं हैं, अगर उसकी कोशिकाएं, उसकी जो इंद्रियां हैं वो स्वस्थ नहीं है, तो वो आपका स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो ये एक पहला मॉडल है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, तो हमारा अगला मॉडल जो है तर्कपूर्ण कार्य सिद्धांत, जिसे हम मॉडल के रूप में देखेंगे, तर्कपूर्ण कार्य सिद्धांत या फिर मॉडल। सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में देखा जाता है कि जब मनुष्य किसी समाज में रहता है, ठीक है, तो वो आपके अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में अलग अलग लोगों के बीच में रहता है, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो समाज है वो हमें ये दिखाता है कि जो हमारे समाज से जो हमारा सार्वजनिक जो व्यवस्था है, जो सार्वजनिक बोल सकते हो कि पूर्ण रूप से जो स्थिति है, जो तर्कपूर्ण रही है, तो उस व्यवस्था के रूप में हमारा जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है ना, वो भी
अनबन के रूप में, या फिर बोल सकते हो कि हमारा बोल सकते हो कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है, हमारे आसपास के वातावरण रूप में निर्भर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, अगर वातावरण के उस उन्हीं लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर ना हो, तो भाई उस वातावरण में रह के आप कितने दिन तक स्वस्थ रह सकते हो? तो ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रूप में इसका मॉडल बताता है कि भाई हमारे वातावरण में भी स्वस्थता होनी चाहिए। ठीक है? अब उसके बाद आपका अगला आ जाता है एकीकृत व्यवहार मॉडल। एकीकृत व्यवहार मॉडल यानी कि बस भाई हम अपने रूप में अपने स्वास्थ्य को लेके सभी को मतलब एकीकृत करें कि भाई अपने अपने स्वास्थ्य को देखना जरूरी है, अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना जरूरी है। अब मान लो कि यहाँ पे आप लोग हो, भाई आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचोगे, भाई मैं भी अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचूंगा, तो क्या है, इससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मॉडल जो है तैयार हो पाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका बोल सकते हो मॉडल, जिसमें हमने ये देखा कि पूर्ण रूप से हमारा जो ये व्यवस्था है, वो हमारा इन मॉडलों से हम अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रूप में आगे बढ़ पाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, चलिए ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की समस्याओं और उपलब्धियों की और संभावनाओं की विश्लेषण कीजिए। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की बात कर लेते हैं, तो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली जो कि आज हमारा भारत जो है पूर्ण रूप से धीरे धीरे शिक्षित व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आज हर एक मनुष्य अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक हो चुका है पिछले कुछ वर्षों से। और आज के हमारे वर्तमान समय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था के रूप में आज हमारा क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का जो है नेटवर्क अपना भारत बिछाना जा नेटवर्क बोल सकते हो कि बिछा चुका है। ठीक है? जहां पर हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में देखा जाता है कि सभी मनुष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा इसकी उपलब्धियों पर भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा किया जा रहा है, या फिर इन पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं तो भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की, तो भारत में एक ऐसा राज्य है जो कि आपका महत्वपूर्ण रूप से हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर के अनुसार वो क्या है, अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित है। जैसे कि केरल की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे बोल सकते हो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ही ज्यादा बेहतर पाई जाती है। जबकि यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे भारत की व्यवस्था की, तो यहाँ पे औसत व्यवस्था है आपका 165, जो कि उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 200 है। अगर यहाँ पर मृतकों की संख्या देखा जाए केरल में, तो वो आपका 64 ही है। अगर यानी कि मृतकों की संख्या देखा जाए, यानी कि मरने वालों की स्वास्थ्य के कारण मरने वाले लोगों की मृत्यु संख्या देखा जाए, तो वो 64 ही मर रहे हैं। ठीक है? जो आपके राष्ट्रीय औसत यानी कि पूरे भारत की औसत जो मरने वालों की संख्या देखा जाए तो 165 है। अगर उत्तर प्रदेश की यही संख्या देखा जाए तो वो आपका 200 है। तो इस स्थिति में हम इन आंकड़ों के अनुसार देख सकते हैं कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत जो है केरल अपने आप में सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में राज्य जाना जाता है। ठीक है? जीवन व्यवस्था के रूप में आपका देखा जाता है कि यहाँ पर जो अगर 45 वर्ष पहले जिस तरीके से यहाँ पे बढ़कर आज हमारा क्या है 68 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति चला जाता है, तो वो उसे हम ज्यादा मानने लगते हैं। 45 वर्ष की अवस्था में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, लेकिन 68 वर्ष की अवस्था में कुछ लोगों की मृत्यु हो रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ उन्होंने 100 साल का उम्र प्राप्त कर लिया है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पौराणिक व्यवस्था के अनुसार, हम हमारे बोल सकते हैं कुछ 20-30 साल पहले की बात कर लेते हैं, तो उस समय हमारे लोगों की जो जीवन जीने की जो शैली थी वो लगभग 110, 109, 100 के आसपास आपका देखा जाता था। 90 यानी कि बोल सकते हो 90 अबोव माना जाता था। लेकिन आज हमारे स्वास्थ्य प्रणाली धीरे धीरे बेहतर रूप में ना होते हुए हमारा क्या है, हमारे आसपास का बेहतर व्यवस्था ना होते हुए, खान पान हमारा बेहतर ना होते हुए क्या है, धीरे धीरे अब लोगों की जो आयु है धीरे धीरे घटती हुई विश्व स्तर पर देखने को मिल रही है। तो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत इन्हीं समस्याओं का इन्हीं सॉरी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रणाली का विस्तार करते हुए इन पर चर्चा करते हुए हमारे सरकार द्वारा इनके उपलब्धियों पर ध्यान दिया गया। ठीक है? तो अब इस प्रणाली के रूप में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इन समस्याओं का उपलब्धि इन समस्याओं के रूप में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर किया गया। ठीक है? अलग अलग स्थानों पर क्या किया गया, हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज को आगे बढ़ाया गया। ठीक है? अब उसके बाद बोल सकते हो जनसंख्या अनुसार यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में लोगों को सेवाएं प्रदान की गई। ठीक है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में क्या है, नियम व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है? भारतीय स्वास्थ्य द्वारा जो देखा जाता है सार्वजनिक स्वास्थ्य रूप में मुफ्त की मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया गया, या फिर बोल सकते हो कि अस्पतालों में बोल सकते हो निःशुल्क निःशुल्क
इलाज का प्रावधान किया गया। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भारतीय संगठन संगठन आयोग के द्वारा देखा गया कि यहाँ पर सरकार के द्वारा नीतियों व्यवस्था का कार्यक्रम चलाया गया और अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से फ्री इलाज और फ्री चेकअप के लिए भी यहाँ पर भारतीय समाज के द्वारा भारतीय समाज में यहाँ पे प्रावधान किया गया। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने ये देखा कि भारत। ठीक है, तो देखो मैं इसे थोड़ा समराइज करके बता दे रहा हूँ फिर से। तो देखो जो हमारा भारतीय समाज का जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गया। धीरे धीरे जैसे बात कर लेते हैं, हमारे भारत में भी लोगों को शिक्षित व्यवस्था होने के कारण लोग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो गए, जिसके कारण आज हमारे समाज में जो बोल सकते हो कि जो मृतकों की संख्या थी यानी कि मरने वालों की संख्या थी, वो आज देखा जाता है कि कम होने लगा। अगर बात कर लेते हैं भारत में ही, केरल जो आज क्षेत्र है वहाँ पर मरने वालों की संख्या औसत जो है 64 है। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं भारत के रूप में तो ये 165 है। ठीक है, अगर इसी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 200 है। यानी कि बोल सकते हो कि 200 लोग यहाँ पे मरते हैं एक ही साल में, और बोल सकते हो कि यहाँ पे 64 ही मरते हैं। साल के अनुसार नहीं, औसत बोला जाता है, यानी कि बोल सकते हो कि ये प्रतिदिन के अनुसार के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि आज हमारा जो पूर्ण रूप से देखा गया कि आज हमारा जो समाज है अपने स्वास्थ्य को लेके तो बेहतर हो गया, लेकिन एक रूप में यहाँ पे एक कमी आ गई कि जिस तरीके से पहले जो लोग होते थे ना, लंबे समय तक जिंदा रहते थे। अगर बात कर लेते 25-30 वर्ष पहले की बात कर लेते हैं, तो लोगों की जो जीवन जीने की जो शैली थी लगभग 100 साल, 110 साल, 105 साल। लेकिन आज 45 साल की उम्र में लोग मरने लगे। 68 जाते जाते तो लोगों की तो हालत मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मान लो कि वो बस हवा का झोंका आए और वो दक्षिण की तरफ जाए, उत्तर की तरफ उसे खुद नहीं पता। ठीक है, तो ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था तो बेहतर मतलब चिकित्सा व्यवस्था सुविधा तो बेहतर हुआ, लेकिन हमने क्या किया अपने आयु व्यवस्था में हमारा घटाव हो गया। विश्व स्तर पर अब हमारा कोई है मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसकी आयु यानी कि जो जीने की शैली है, जो लंबे मतलब बहुत सालों तक जीता था, उस शैली में बहुत ही ज़्यादा कसौटी हुई है, कटौती हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो सरकार द्वारा अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य एजेंसियों का निर्माण किया गया, जिसके तहत बोल सकते हैं कि मुफ्त में चिकित्सा करना, मुफ्त में इलाज करवाना, मुफ्त में आपका चेकअप करवाना। ठीक है, चेचक जैसे बीमारियों या फिर बोल सकते हो जितने भी आपका बोल सकते हो सार्वजनिक बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों का मुफ्त में इलाज हमारे सरकार के द्वारा प्रावधान किया जा रहा है। समाज में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेके सेवाएं प्रदान किया जा रही है। ठीक है, समाज में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेके नियम कानून व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये देखने को मिला सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अलग अलग नीति व्यवस्था के द्वारा प्रशासन व्यवस्था के रूप में डिजिटलाइज के रूप में भी आज हमारा समाज क्या है कि पूर्ण रूप से आज हम अपने घर बैठे भी मतलब किसी भी क्षेत्र के रूप में किसी भी मतलब हॉस्पिटल में मतलब उसके बारे में पूछ सकते हैं या फिर उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हमारे समाज के बोल सकते हो कि भारतीय समाज के स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग अगर हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए तो आपका अलग अलग जैसे बोल सकते हो कि हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो मुफ्त में आजकल हमारे सरकारी हॉस्पिटल जो आम सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे कि हमारा बोल सकते हो कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो हमारे आसपास देखने को मिलता है, और हमारे बोल सकते हो कि आपका जीटीबी हॉस्पिटल जो साद गार्डन की तरफ है। तो ये सारे हॉस्पिटल जो बड़े बड़े जो सरकारी व्यवस्था के रूप में चलाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, जिस तरीके से मतलब मुफ्त में इलाज और बोल सकते हो कि मेडिसिन की सुविधाएं प्रदान की जा रही है, तो ये सारी सुविधाएं और सारी जो फैसिलिटीज है हमारे भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के द्वारा ही तो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यही तो आपका क्वेश्चन है जो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की समस्याएं क्या है, और समस्याएं की बात कर लेते हैं तो देखो समस्याएं क्या है, तो यहाँ पे लोगों की अशिक्षा भी एक महत्वपूर्ण समस्या है कि भाई लोगों के अशिक्षित होने के कारण क्या यहाँ पर एक सेकेंड, तो इस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि हमारा जो स्वास्थ्य प्रणाली है पूर्ण रूप से आज हमारे समस्याओं की बात कर लेते हैं तो आज लोगों में अशिक्षा का होना सबसे बड़ा यहाँ पे कमी है, और अपने अधिकारों के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए ना लड़ना, और बोल सकते हो कि मतलब स्वस्थ खाना या फिर अन्न ग्रहण करना। आज हम कई बोल सकते हो कि गरीब लोग होते हैं जैसे कि आपके झुग्गी झोपड़ियों में होते हैं,
तो कहीं से भी किसी प्रकार का खाना अगर मिलता है, जैसे गरीब लोगों के गरीब बच्चे जो देखे जाते हैं सड़कों किनारे घूमते रहते हैं, तो बच्चे जिस तरीके से खाना खा लेते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो भी पड़ा होता है वो खा लेते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। और नीति व्यवस्था बेहतर बेहतर ना होने के कारण, ठीक है, तो अशिक्षा और बोल सकते हो बेरोजगारी, जिस तरीके से हम अगर मतलब लोग बेरोजगार हैं तो अपना मतलब कोई भी बीमारी होती है तो वो अपना इलाज नहीं करवा पाते, बेहतर से चिकित्सा नहीं ले पाते, वो छोटे मोटे अस्पताल में जाके जैसे तैसे अपना इलाज करवा पाते हैं, बेहतर इलाज ना होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलता है। हमारा वातावरण भी बोल सकते हो कि भारत का वातावरण भी है आपका स्वास्थ्य की समस्याएं के रूप में देखा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि अब कंप्लीट होता है। ओके एवरीवन, ये क्वेश्चन है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर बार बहुत बार पूछा जाता है। क्रॉस टेबुलेशन और स्काई स्क्वायर टेस्ट टेस्ट से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बिना बहुत बार पेपर ही नहीं बनता। बहुत बार क्या मतलब हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे ये आपके ऑप्शनल में आए लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्रॉस टेबुलेशन जो आपका देखा जाता है कि एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपयोग, एक ऐसा बोल सकते हो डाटा एनालिसिस है जिसके अंतर्गत हम डाटा से अपने आयाम तत्कालीन व्यवस्था के रूप में हम क्या करते हैं, मतलब एक डाटा तैयार करते हैं, एक चार्ट तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत हम पुरुष और महिलाओं का रोगियों की संख्या लिखते हैं कि भाई कितने रोगी महिलाएं हैं, कितने रोगी पुरुष हैं। ठीक है, उसके तत्पश्चात हम उनके रोगों का डाटा एनालिसिस करते हैं कि भाई इनको कौन सा रोग है, उसके लिए एक अलग कॉलम बनाया जाता है। ठीक है, और उस रोग के बारे में बताया जाता है कि इस रोग मतलब इस कॉलम में इस रोग क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या किया जाता है कि इन सभी डाटा का एनालिसिस करते हुए इसका जो चार्ट है प्रिपेयर्ड किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम इसमें ये भी देखते हैं कि वो रोग उनका जो एज है उस उनके एज के लिए भी एक कॉलम तैयार किया जाता है। एक बोल सकते हो कि एक चार्ट तैयार किया जाता है उनके एज के अकॉर्डिंग। मेल है उनका भी आपका चार्ट तैयार किया जाता है, भाई कितने एज के लोग हैं, किसके कितने बीच में एज है, आपका बोल सकते हैं जैसे 50 से लेके 60। ठीक है, इस गैप में जितने भी लोग हैं, कितने महिलाएं कितने पुरुष है, ये सारी बातें लिखकर एक टेबल के बाय थ्रू टेबल के अनुसार बताया जाता है। और ये टेबल जो क्रॉस क्रॉस टेबुलेशन है, टेबुलेशन ये जो शब्द है ना, इसीलिए आया है कि टेबल से आधारित है, क्योंकि डाटा का टेबल यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। तो ये टेबल हमें देख के बिना किसी पढ़े व्यवस्था के रूप में हम पल भर में हमें ये गणना हो जाती है कि कितने लोग हैं, कितने लोगों की संख्या है। ठीक है, ये सारी बातें तथा ये भी बताया जाता है कि उन बीमारी में उनका बोल सकते हो कि बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उनका कितना था। बॉडी मास इंडेक्स की बात कर ली जाए तो ये हमारा एक सिंपली फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। वेट यानी कि वेट स्क्वायर बोल सकते हो, वेट अपॉन में आपका बोल सकते हो हाइट स्क्वायर। ये आपका देखने को मिलता है कि यानी कि जितना आपका वेट होता है उतना ही आपका हाइट से अगर डिवाइड करते हो, जितना आपका वो आएगा डिवाइड करने के बाद आंसर, उसे बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। हमारे बोल सकते हैं कि हमारे नॉर्मल बॉडी के अनुसार जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए 19.5 90.5 से लेके 24.5 तक होता है। ये हमारा नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है। अगर इससे कोई कम रहता है तो वो आपका निम्न बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। और आपका बोल सकते हो कि इससे कोई ऊपर होता है तो वो आपका भार कहलाता है, भार की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इससे अगर अगर 25 से अगर ऊपर रहता है किसी भी व्यक्ति का, अगर बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन करने के बाद, तो वो उसका क्या होता है, भार कहलाता है, भार की श्रेणी में आता है। ठीक है, यानी कि उसमें अधिक वजन है, जितना उसका हाइट है उसके अनुसार उसका अधिक वजन है। ठीक है, अगर इससे भी कोई ऊपर आता है तो वो आपका 27 यानी कि 24 से लेके 25 से लेके 27 के बीच में आए तो वो आपका भार कहलाता है। और 27 से लेके 29 और 30-31 के बीच में आए तो वो अति भार कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर 19 से पहले आए तो ये आपका बोल सकते हो कि निम्न श्रेणी में कहलाता है। और आपका बोल सकते हो कि अगर इससे भी पहले आए
तो ये बोल सकते हो सूक्ष्म श्रेणी, यानी कि बहुत कम है इनका भार। ये मतलब वही है कि जिनका मतलब बोल सकते हो कि चक्कर खा के धूप में गिरने वाले वो लोग होते हैं, ये 14 और 16 के बीच में जो लोग होते हैं ना, ये चक्कर खाने वाले गिरने वाले लोग होते हैं कि धूप हुआ नहीं, उन्हें चक्कर आके डोलने लगे। समझ में आया? तो ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स है। बॉडी मास इंडेक्स आज हमें पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने मतलब बिना डॉक्टर के पास गए, हम अपने बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू अपने बोल सकते हो कि अपने हेल्थ के बारे में जान जाते हैं। तो यही है हमारा क्रॉस टेबुलेशन मेथड, जिसके अंतर्गत काई स्कारवी टेस्ट जो है, इसमें यही देखने को मिलता है कि पहले हम चार्ट बनाते हैं। चार्ट के थ्रू ये प्रस्तुत करते हैं कि कितनी महिलाएं हैं, कितने यहाँ पे बोल सकते हो कि महिलाओं की संख्या है, उनका बीएमआई कितना है, कौन सी बीमारी उनको मतलब कौन सी बीमारी से वो घिरे हुए हैं, वो स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, तंबाकू खाते हैं या नहीं खाते, पूरा एक चार्ट टेबुलेशन के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। तो वो हमारा मतलब काई स्कारबी टेस्ट के रूप में देखा जाता है। और ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है, ये चार्ट इसीलिए बनाया जाता है क्यों? क्योंकि चार्ट बनाने से क्या होता है, आसानी से पता चल जाता है कि कितने लोगों की महिलाओं की संख्या है और कितना उनका वेट है, ये सारी बातें पता चल जाता है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।